सॉरी यार, वीडियो स्टॉप हो गई थी। वीडियो बना रहा था, अचानक से रुक गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। उसका एक पार्ट शायद 13-14 मिनट का है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। केवल उसमें पहली स्लाइड ही पढ़ा पाया था। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो बात कर रहा था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इम्पॉसिबल इवेंट्स if occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others। कहने का मतलब ये हो गया, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि जैसे एक का होना दूसरे के ना होने पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपने कहा कि आपने एक सिक्का उछाला और आपका हेड आ गया, तो अगर आपका हेड आ गया तो इसका मतलब टेल नहीं आया होगा। तो एक इवेंट का होना बाकी जितने भी इवेंट होते हैं उनके ना होने को रिप्रेजेंट कर दे। तो ऐसे इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं। एक का होना दूसरे के ना होने पर निर्भर कर रहा है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, अभी इस पर क्वेश्चन आएंगे तो और डिटेल पर बात करेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, टू और मोर इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज अ सैंपल स्पेस। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा आपके पास होने की प्रायिकता कितनी है, सॉरी आपके पास होने की परसेंटेज कितनी है। तो मैंने कहा आपके पास होने की परसेंटेज है 70% और आपके पास ना होने की परसेंटेज 30%। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो अपने आप में क्या हो जाएगा, 100%। अगर हम इसी बात को प्रोबेबिलिटी से समझे, तो मैंने कहा आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये पास होने की परसेंटेज है और ये फेल होने की परसेंटेज है। अगर मैंने कहा ये परसेंटेज पास होने की है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप 100 का भाग लगा दो तो 7/10 आ जाएगा। ये पास होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/10। तो ओवरऑल कितना हो गया, एक। तो आप एक चीज देखिए, तो ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के कैसे हो गए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। क्या कि टू और मोर इवेंट्स, ये तो सिर्फ पास और फेल की बात हुई, और भी कई कंडीशंस बन सकती हैं। तो मैंने कहा टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज अ सैंपल स्पेस। अगर इनका जो यूनियन है, मतलब इन दोनों को मिलाकर अगर मैं दो इवेंट्स की बात करूं और उनका जो यूनियन है वो अपने आप में पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। कैसे, जैसे आप एक चीज समझो, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जैसे देखो, मैंने कहा आपने दो सिक्के उछाले। समझना, थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं। आपने दो सिक्के उछाले तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस समझ रहे हो ना, सैंपल स्पेस का मतलब टोटल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टोटल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने पहला सिक्का उछाला तो हो सकता है उसमें हेड आया हो, और दूसरा जो सिक्का उछाला हो सकता है उसमें भी हेड आया हो। या फिर ऐसा हो सकता है पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले में टेल आया और दूसरे वाले में हेड आया हो। या फिर ऐसा हो सकता है किसी में हेड आया ही ना हो, दोनों टेल टेल आए हो। तो यहाँ पर जो ये कंडीशंस है, ये क्या है, एक प्रकार की कंडीशन है, सैंपल स्पेस है आपका। कि यहाँ पर जो दो सिक्के अगर हवा में उछले हैं, तो जो जितने भी इवेंट पॉसिबल हो सकते हैं उन सिक्कों के द्वारा, वो सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, टोटल 4। जो टोटल घटनाएं संभव है वो कितनी घटनाएं संभव है, 4। अब इसमें आपके फेवरेबल इवेंट हो सकते हैं। फेवरेबल इवेंट मैंने कह दिया कि दोनों सिक्कों में हेड आएगा, तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, ये एक प्रकार से आ सकता है, ये आपका फेवरेबल इवेंट हो गया। मैंने कहा किसी एक ही सिक्के में हेड आएगा, तो वो कितने प्रकार से आ सकता है, एक ये मतलब 2 प्रकार से आ सकता है। तो आपके ये 2 फेवरेबल इवेंट हो गए। तो अब आपके सामने ये 4 रसगुल्ले रखे हैं, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल का। अब आप इसमें क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, आप उसको उठा लेना, खत्म कहानी, काम हो जाएगा आपका। अब अभी मैं बात करता हूं इसकी। अभी मैं बात कर रहा था आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स को, मैंने समझा रहा था कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड हेड प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, हेड कितने प्रकार से आ सकता है, एक प्रकार से। ठीक, दो हेड कितने प्रकार से आ सकते हैं, दोनों में हेड आए, इस बात का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। बाकी बचे कितने हो गए, 3 इवेंट हो गए। अगर मैं इस एक इवेंट को और इन 3 इवेंट्स को जोड़ करके देखूं तो टोटल हमारा सैंपल स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के कैसे हो गए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स की। वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स क्या है, मतलब इसमें पेपर में ये चीज क्वेश्चंस में ये चीजें लिख के दे देगा और आपको धीरे धीरे समझनी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये क्या है, एक प्रकार का सेट है, ये टोटल इवेंट है, सैंपल स्पेस है। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये पूरा आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें आपने वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे परसेंटेज में, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे इवेंट्स पॉसिबल है। ये सैंपल स्पेस है, कितने सेट होगा, 4 सेट का। मतलब हेड हेड का, हेड हेड का, हेड टेल का, टेल हेड का और टेल टेल का।
ये सैंपल स्पेस है इसके अंदर कि ये चार इवेंट्स पॉसिबल्स हैं। अब इसमें जो चाहिए हो आपको वो ले लो। जैसे मैंने कहा, अब ये सैंपल स्पेस अगर मैं इसको एक बड़ा सेट बना दूं कि ये यूनिवर्स की जितने ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती सबकी बात अगर मैं करूं, तो उसमें ये सैंपल स्पेस एक छोटी सी घटना है, और उन छोटी सी घटनाओं के भी अलग अलग इवेंट्स हैं कि ये चार प्रकार के इवेंट्स हैं। अब मैं बात करूं, अगर मैं इस सैंपल स्पेस को नाम दे दूं ए का, तो मैंने कहा अगर मुझे ए को नहीं लेना है, ठीक है, अगर मैं कह दूं नॉट ए, मतलब अगर मैंने ए वाले इवेंट्स को नहीं लेना है, तो और मैं ए के अलावा इवेंट को लेना है, मतलब इस वाले इवेंट्स को लेना है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर मैं ए के ऊपर बार लगा दूं तो इसका मतलब हो गया ए को छोड़कर सारे इवेंट लेने हैं। ठीक है, फिर से समझो, जैसे मैंने कहा ये आपका कोई सैंपल स्पेस है, ये आपका कोई सैंपल स्पेस है और इसके अंदर मैंने ये बी लिख दिया, तो अगर मैंने बी लिख दिया तो इसका मतलब बी इवेंट की बात हो रही, और अगर मैंने बी डैश लिख दिया तो इसका मतलब बाहर वाले इवेंट की बात हो रही है, ये वाले इवेंट की बात हो रही है, इसे नॉट बी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे ए डैश भी बोल सकते हैं, ए डैश। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही होती हैं, ए बार लगा दूं ए डैश लगा दूं। ठीक, ए और बी, ए और बी का मतलब हो गया कि या तो ए ले लो या तो बी ले लो, तो या तो ए या तो बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, और ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन और यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बताता चल रहा हूँ, आप धीरे से समझते चलो कैसे कैसे यूज होना है, क्या होना है वो अभी और अच्छे से आएगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है, मैंने कहा ये ए इवेंट है और भाई ये बी इवेंट है। मैंने कहा ए यूनियन बी की बात हो रही है, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी दोनों को ले लो, ए और बी दोनों को ले लो, तो दोनों को ले लो मतलब हम इस इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ये वाले इवेंट की। ये क्या होगा, ये ए यूनियन बी होगा। अगर मैं इसमें सिर्फ अंदर वाले सेक्शन की बात करूं, जिसको मैं रेड कर दे रहा हूं, ये वाले पार्ट की जो कॉमन एरिया है ये वाला, इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे क्या कहेंगे, ए एंड बी। तो एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन होता है, और आ जाए यूनियन होता है। इस बात को याद रखना, जो बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं उस पर ये बहुत यूज होगा, बहुत तगड़े से यूज होगा, बताऊंगा कैसे। जब बेसिक फॉर्मूले आएंगे तब क्वेश्चंस में चीजें डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इसकी, ए बट नॉट बी। ए को लेना है लेकिन बी को नहीं लेना है, तो ए को आप लेना चाहते हो लेकिन बी को नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए को ले लो, इंटर कॉमन एरिया बी के साथ में। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे समझो, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक, और ये ए बनाया और ये बी वाला एरिया बनाया। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो आपको बी को नहीं लेना है, आपको बी को नहीं लेना है, तो आप बी नहीं लोगे तो इसका मतलब आप इस पूरे एरिया की बात कर रहे हो। ठीक, और आप क्या करना चाह रहे हो, सिर्फ ए को लेना चाह रहे हो, ए के साथ जो कॉमन एरिया वो लेना चाह रहे हो, मतलब ध्यान से समझना, आप किस एरिया की बात करना चाह रहे हो, आप इस एरिया की बात करना चाह रहे हो। क्योंकि ये एरिया कैसा है, ये एरिया वो है जो ए का तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ का एरिया ले लेंगे तो वो ए बी में भी आ जाएगा। वो कह रहा है ए का तो एरिया लो जो बी के साथ है, लेकिन बी के बाहर वाला एरिया लो, मतलब ए हो लेकिन उसमें बी कतई ना हो। तो ये वो एरिया है जिसमें ए तो है लेकिन बी बिल्कुल भी नहीं है। अगर पूरा ले लेता इवेंट तो इसका मतलब इसमें बी भी आ जाता। ठीक है, ये अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, देखते चलो आप। बी बट नॉट ए, इसका मतलब क्या होगा कि आपको बी लेना है बट ए नहीं लेना है, तो जिसको नहीं लेते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया, बी। ये जब आपके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे बेस थ्योरम पे जो आधारित क्वेश्चन होंगे, उनमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। नाइदर ए नाइदर बी, मतलब आप ए भी नहीं लेना चाहते हो, आप बी भी नहीं लेना चाहते हो, तो भाई क्या लेना चाहते हो, ए और बी को छोड़कर आप सब कुछ लेना चाहते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे मैंने लिख लिया, ये ए हो गया आपका इवेंट और ये बी हो गया। आप ना ए को लेना चाह रहे हो ना बी को, मतलब आप केवल इनके बाहर का एरिया लेना चाह रहे हो, ये वाला। तो ये जो एरिया है ना, इसे आप कहोगे ए बार यूनियन बार, इस तरह से। ठीक है, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। आप क्या करना चाह रहे हो, ए बी सी में से एट लीस्ट, कम से कम किसी एक को लेना चाह रहे हो। तो एट लीस्ट किसी एक को चाह रहे हो तो आप बात करना चाह रहे हो ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी मैंने बताया था और का मतलब क्या होता है, आप यूनियन ले लो। तो वैसे ही यहां पर अगर तीनों के साथ लगा हुआ है तो आपने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, सभी के साथ यूनियन ले लिया। ठीक है,
अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आप इसको बहुत कायदे से समझना, इसी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। और जो वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है जो भी बताया है वो फॉर्मूले पर यूज होगा। कैसे यूज होगा अभी जब मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आपने जैसे हर चैप्टर का एक अपना बेसिक फॉर्मूला होता है। चाल बराबर पढ़ा तो दूरी बटे समय अब याद कर लिया आपने, ठीक है। किसी भी चरण में हर तरह से औसत बराबर पड़ा कुल दूरी बटे कुल समय याद कर लिया, तो एक बेसिक फॉर्मूला है वो आपने याद कर लिया। उसी पर आधारित इर्द गिर्द ट्रिके और क्वेश्चन घूमते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी चीज की? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो सैंपल स्पेस होता है, जो टोटल इवेंट्स होते हैं वो आप नीचे लिखते हो, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एन है, इस एन का मतलब है टोटल इवेंट। टोटल इवेंट्स हमेशा नीचे आते हैं। और ऊपर क्या होता है? ऊपर होते हैं आपके फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स का मतलब हो गया कि आप जो इवेंट्स चाह रहे हो कि ये इवेंट्स हमारे सामने आ जाए, उसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो होता है एम अपॉन एन। जहां पर एम का मतलब बेटा क्या होता है? एम का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट, जो आप चाह रहे हो वो इवेंट आए। और एन क्या होता है? टोटल इवेंट, जो उसमें पॉसिबल इवेंट्स होते हैं वो सारे। और अगर कोई इवेंट अपने आप में सर्टेन है, मैंने बात पहले बताई थी, तो वो अपने आप में वन होता है। जैसे मैंने कहा आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, तो आपका सर्टेन इवेंट है, आप 100% पास हो जाओगे। इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1%। को हटाते हो, नीचे 100 का भाग लगाते हो, तो वो जो भिन्न आती है, जो फ्रैक्शन आती है, वही फ्रैक्शन हमारे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सी बात है। अब ए डैश का मतलब ए का ना होना। भाई मैंने क्या बताया था? डैश या बार लगा दूं, इसका मतलब क्या होता है? ना होना। तो ए के इवेंट का ना होना इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका मतलब वो अपने आप में जीरो होता है। तो ए का मतलब होता है होना, और ए डैश का मतलब होता है ना होना। तो अब मैं आपसे कहूं ए किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, ये दोनों बातें अगर मैं जोड़ दूं तो अपने आप में वन होंगी। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं, अभी मैंने आपको समझाई थी बात कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 60-70%, आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 30%। तो आपका टोटल इवेंट, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 100 का हो गया। तो आप इसी चीज को समझो कि पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा? 100 का भाग, तो ये कितना हो जाएगा? 7/10। ये कितना हो जाएगा? 3/10। और मैक्सिमम ये वैल्यू आई कितनी? 1। तो जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो 1 होती है। तो किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होना अपने आप में 1 होता है, दोनों का योग। किसी इवेंट का घटना और किसी इवेंट का ना घटना, दोनों का जो समेशन होता है वो 1 होता है। अब बात समझो, उसके जितने इवेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। जैसे आपसे और एक चीज समझो, इस चीज को और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक क्लास है, ठीक है। क्लास नहीं, एक चलो बैग है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। जैसे एक बैग है, उस बैग में 6 बॉल जो है ना, वो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की, ठीक। और उसमें 5 बॉलें जो हैं वो कैसी हैं? ग्रीन कलर की। और उसमें जो 3 बॉलें हैं ना, वो कैसी हैं? ब्लैक कलर की। ठीक, कितना हो गया? 6 3 9 5 14, ठीक है। 14 हो गया। चलो ठीक। अब मैंने कहा ये बताओ, इस अगर मैं कहूं कि इसमें ब्लैक बॉल का परसेंटेज कितना है, ब्लैक बॉल का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या कहोगे? भाई ये तो बड़ा आसान चीज पूछ लिया आपने। 3। और टोटल बॉलें कितनी थी? आपने क्या कहा? 6 5 11, 11 और 3 14। तो आपने कहा 3/14। ये क्या हो गया? एक निकल आया कि इस 14 भाग में 3 भाग ब्लैक की हैं, और इसको परसेंटेज में बदलना है, आपने 100 का गुणा मार दिया। अगर मैं कहूं परसेंटेज में ना बदलो, तो फिर ये क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप परसेंटेज, जब कोई चीज होती है उसमें आप जब 100 का भाग लगाते हो तो वो अपने आप में क्या हो जाती है? वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो आपने अगर परसेंटेज को समझ रखा है ना, तो आप प्रोबेबिलिटी को बड़े आराम से समझ सकते हो। कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अगर हम यहीं पे 100 का भाग नहीं लगाए ना, तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि ब्लैक कितनी बॉलें, है ना। अब उसको, अभी क्वेश्चंस को और डीप लेके चलेंगे जब बैग वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। अभी आप छोटी छोटी चीजें समझते चलो। तो मैंने कहा देखो, इसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/14। अच्छा, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी नहीं, परसेंटेज इंटू 100 है, ठीक है। तो ये ब्लैक का परसेंटेज हो गया, बीएलएसी के ब्लैक का। अगर मैं कहूँ ब्लू का परसेंटेज कितना होगा, तो आपका होगा 6/14। अगर मैं कहूँ ग्रीन इंटू 100, ठीक है। और फिर मैंने कहा ग्रीन का परसेंटेज कितना हो गया, कि ग्रीन बॉल इसमें कितनी, उस वो बात का परसेंटेज कितना होगा, तो 5/14 इंटू 100। अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों इवेंट्स को जोड़ दूं, तीनों इवेंट्स को जोड़ दूं, तो 14 14 14, 1/14 तो कॉमन आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 3 6 5 14, और ये इंटू 100। तो 14 से 14 कैंसिल, अपने आप में क्या आ गया? 100%। ठीक। तो अपने आप में ये पूरा सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा कि नहीं कर रहा? सेम चीज
आपको प्रोबेबिलिटी में भी करनी है कि अगर मैं परसेंटेज में से ना चेंज करता, मतलब इनटू 100 नहीं करता, तो ये जुड़ने पर क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी इवेंट्स का होना और किसी इवेंट्स का ना होना, इनका सम कितना होता है, 1 होता है। सॉरी, ये तो मैंने आपको सिलेबस समझा ही दिया कि कैसा क्या होता है। एक मिनट, इसके बाद देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड मैंने आपको समझा दी। अब इसमें बेटा सुर बन रहा है, सुर बन जाए। अब देखो, इसके बाद बात आती है टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, क्लासेस, क्लासेस या फिर ग्रुप्स कह दो, वो ग्रुप बनवाता है, ग्रुप फॉर्म करवाता है कि 5 लड़कों का समूह बनना है, 3 लड़कों का समूह बनना है, तो क्लासेस या ग्रुप्स का क्वेश्चन आता है। बैग या बॉल्स का क्वेश्चन आता है कि 5 बॉलें पड़ी हैं, 3 रंगीन पड़ी हैं, बताओ नीली की प्रायिकता कितनी होगी, काली कितनी होगी। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने अभी आपको ए नॉट बी नॉट वाली कॉन्सेप्ट पता है ना, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं फॉर्मूले जब एक्सप्लेन करूंगा तब समझाऊंगा। क्वाइंस के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले मैं क्वाइंस ही आपको पढ़ा दूंगा। फिर आता है बेस थ्योरम, ये सबसे लास्ट में टॉपिक बताऊंगा, बेस थ्योरम क्या होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, जितने भी एनडीए में या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वाइंस की, कि क्वाइंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वाइंस के क्वेश्चन मैंने कुछ ले रखे हैं, बेसिक क्वेश्चंस ले रखे हैं, फिर जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब मैं सारे क्वेश्चन देख बना के आपको दे दूंगा। अभी मैंने आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या देख रखा है, पहला क्वेश्चन इन्होंने ये दे रखा है कि इफ, अच्छा इंग्लिश पर जरा, मैंने इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है तो मैंने अपने मन से क्वेश्चन फॉर्म करे हैं, तो उसको जरा समझना। एच एम आर कहीं गलत हो तो जरा ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, आप एरर ढूंढ लेना, कोई परेशानी नहीं है। आगे जरा देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या रखा है, इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड, मतलब एक क्वाइन को अगर टॉस किया जाए, फेंका जाए ऊपर हवा में और वो क्वाइन फेंका जाता है, तो वंस देन हाउ मेनी सैंपल स्पेस आर पॉसिबल एंड राइट देयर नेम, मतलब अगर एक क्वाइन फेंका जाए तो कितने सैंपल स्पेस पॉसिबल होते हैं, तो बहुत बेसिक बात है, 2। और उनके नेम क्या क्या हो सकते हैं, तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, सिंपल सी बात है। अभी तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन फेंके जाएं तो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल एंड राइट देयर नेम, अगर 3 कॉइन आप फेंकोगे, बात समझना, तो एक कॉइन में हेड और टेल आएगा, दूसरे क्वाइन में हेड और टेल आएगा, और तीसरे क्वाइन में हेड और टेल आएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, ध्यान देना। जो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस, वो इस एक सिक्के के सैंपल स्पेस कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 2। तो अगर मैं तीनों सिक्के एक साथ फेंक दूं तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6 नहीं, इनका गुणा कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 8। कैसे, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। जैसे आपने सिक्के फेंके हवा में, तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि सभी में हेड आया हो, या कंडीशन ये हो सकती है कि 2 में हेड आया हो और किसी एक में टेल आया हो। मैं आठों सैंपल स्पेस गिन के बता रहा हूं, आठों इस सैंपल स्पेस का मतलब सारे इवेंट कौन कौन से पॉसिबल है वो सारे इवेंट लिख रहा हूं। तो एक में हेड आया हो, दूसरे में टेल आया हो, फिर हेड आया हो, या फिर क्या हो सकता है, पहले में टेल आया हो, फिर हेड आया और फिर हेड आया हो, है ना। दो, तीनों में हेड, 2 में हेड, ठीक, एक में टेल आ रहा है, या फिर 2 में टेल आ गया, एक में हेड आया हो, ऐसा हो सकता है। इसमें टेल आया हो, इसमें हेड आया हो, इसमें टेल आया हो, या फिर इसमें टेल, सॉरी, इसमें हेड, इसमें टेल और इसमें टेल, ठीक, या फिर तीनों में टेल आ गया। तो आप ये देखो कितने इवेंट पॉसिबल हो गए भाई, आपने 3 सिक्के उछाले, हो सकता है तीनों में हेड आ गया हो, तो पहला घटना। दूसरी घटना क्या हो सकती है, 2 में हेड आए, एक में टेल आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8। अब ये आठों आपको लिखने नहीं है बार बार, आपको क्या करना है, आपने पहला सिक्का उछाला तो 2 सैंपल स्पेस, दूसरा सिक्का उछाला 2, तीसरा उछाला 2, उन सबका गुणा कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस 8। तो 8 सैंपल स्पेस हो गए आपके। अगर मैं 4 सिक्के उछालता तो कितने हो जाते हैं, 16, ठीक है, उसके आगे 32। तो इस तरह से सैंपल स्पेस बढ़ते जाएंगे। अब बात आती है कि इफ 5 कॉइन्स आर टॉस्ड हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, मतलब कितनी घटनाएं पॉसिबल हो सकती हैं इसकी। तो अगर आप 5 कॉइन उछालोगे तो 2 की पावर 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, क्योंकि एक कॉइन के 2 सैंपल स्पेस, दूसरे कॉइन के 2 सैंपल स्पेस। तो इसी तरह से 5 कॉइन उछले तो 5 बार 2 का गुणा हो जाएगा, 3 बार होता, जब 3 कॉइन उछले तो 3 बार 2 का गुणा हुआ था, तो यहां पर
5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 सैंपल स्पेस पॉसिबल है। ठीक। अच्छा, यही चीज क्वाइन में है, यही चीज डाइस में है। एक बार आपको क्वाइन समझ में आ गया तो डाइस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे जरा देखो, अगला क्वेश्चन देख रखा है, इस क्वेश्चन को देखना जरा सा, ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम। कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्रो रिजल्ट इट हेड, मतलब सभी हेड आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है जो फेवरेबल इवेंट होता है उसे आप ऊपर लिखते हो, जो फेवरेबल इवेंट होता है, और इसके बाद जो टोटल सैंपल स्पेस होते हैं उसे आप नीचे लिखते हो, जो टोटल सैंपल स्पेस होता है। तो फेवरेबल इवेंट की अगर हम बात करें, तो आप क्या चाह रहे हो, 3 सिक्के आप उछाल रहे हो, तो सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि 3 सिक्के उछाले थे आपने। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में 3 सिक्के उछाले आपने। इसके बाद क्वेश्चन से क्या कहता है कि सभी में हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप ये सैंपल स्पेस देखो, जब आपने 3 सिक्के उछाले थे, हेड कितनी प्रकार से आ सकता है, कितने इवेंट्स में तीनों में हेड आ सकता है। तो 3 सिक्के उछाले और तीनों में हेड चाह रहे हो, तो ये सिर्फ एक ही प्रकार से पॉसिबल है, हेड हेड हेड, मतलब 1। आपका फेवरेबल इवेंट क्या है, 1। तो आपका 1/8 जो होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। किस बात की, कि 3 सिक्के उछालने पर हेड तीनों में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। आगे तरह देखो, फिर से वही चीज समझो। जैसे मैंने 3 सिक्के उछाले, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे ऑल थ्रो रिजल्ट इज टेल, सारे टेल होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये वाली घटना भी एक ही प्रकार से पॉसिबल है, कि एक ही बार तीनों में टेल आ जाए, तो 1, और बटे क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस मतलब 8, अर्थात 1/8 ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बहुत बेसिक है, देख के ही आप कर सकते हो। इसके बाद अगली लाइन पढ़ो, ये जरा देखो, जरा ध्यान से समझना है इसको, छठे नंबर वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, इस लाइन को समझना, एट लीस्ट और एट मोस्ट बहुत आता है, एट लीस्ट वन हेड विल बी कम, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक हेड आएगा। जरा इस क्वेश्चन को मैंने अलग से भी लिख रखा है, देखो अभी मैंने 3 सिक्के जब उछाले थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से समझना। क्या बताई थी बात, मैंने कहा था कि या तो हेड 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 तीनों में आ जाए, या तो एक में हेड और फिर टेल आ जाए, या फिर क्या हो जाए, एक में हेड, इसमें टेल और इस वाले में हेड आ जाए। एक बार मैं लिख लेता हूं, टेल इसमें आ जाए, इसमें हेड आ जाए, या फिर दो में टेल आए, एक में हेड आए, है ना, या फिर इसमें हेड आ जाए आपका, और लास्ट वाले दोनों में टेल आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए। ये 8 हो गए इवेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवेंट हो गए। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट लीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, मतलब कम से कम आपको एक हेड चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड का मतलब हो गया, ये एक हेड है, ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो हेड है ही नहीं, तो ये वाला चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 हेड है। ये भी चल जाएगा, 2 हेड है, क्योंकि एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक, 2 हो कोई दिक्कत नहीं, 3 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो आपके टोटल इवेंट है सैंपल स्पेस, वो तो 8 हो गए, लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये कि हेड 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 हेड, कितने इवेंट चाहिए, फेवरेबल इवेंट्स आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका 7/8 ये आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये प्रोबेबिलिटी होगी, किस बात की प्रोबेबिलिटी होगी, कि एट लीस्ट वन हेड विल कम, जब 3 कॉइन उछाले जाते हैं। अब बात समझना इसी बात को। अब ये तो ठीक है, ये एक तरीका आपने जान लिया, इसी को आप दूसरे तरह से भी कर सकते थे। सेकंड मेथड पर जरा गौर करो, वो क्या हो सकता था, वो कह रहा था एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए। तो ये सारे इवेंट थे, कितने इवेंट थे, 8 इवेंट थे। 8 इवेंट में आपको ये वाले सारे चाहिए थे। तो आप ये बताओ आपको क्या नहीं चाहिए था, आपको ये नहीं चाहिए था कि तीनों में टेल आ जाए, क्योंकि यही घटना छोड़ के आपको सारी घटनाएं चाहिए थी। तो मैं ये कह रहा हूं तीनों में टेल आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बता दो। तो आप कहोगे भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये एक इवेंट है, तो 1/8, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। अब आपको मैंने बताया था कि जो आपको इवेंट चाहिए, अर्थात तीनों में टेल, या फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी जब आपको तीनों में टेल नहीं चाहिए, तीनों में टेल नहीं चाहिए मतलब आप इनकी बात कर रहे हो, ये सारे इवेंट्स की, तीनों में टेल चाहिए, वो ये बात घटना हो गई, और जब डैश लगा दिया तो इसका मतलब तीनों में टेल को छोड़ करके सारे घटना है, तो ये वालों की बात हो गई। ये टोटल सम कितना होता है, 1 होता है अपने आप में। अब आप एक चीज बताओ, पी टी 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 की वैल्यू कितनी है, 1/8, ये 1/8 हो गया। और ये इवेंट्स कितने हो गए, पी
टी 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 डैश के, ये हो गया 1। तो यहां से पी टी 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 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 1/8 अर्थात 7/8। तो ये आपका आंसर हो गया। ये वो इवेंट्स हो गए जिसमें टेल नहीं आएगा, मतलब कम से कम एक हेड आएगा। अभी आगे समझो जरा सा। अगर आपको ये लगा कि इतना घूम के क्यों जाएंगे, आप तो सीधे कर लेंगे, तो आ जाओ भाई सीधे कर लो आके। लो क्वेश्चन लगा के देखो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है, पॉज कर देना, आराम से लगाना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 हेड विल बी कम से कम 2 हेड आएंगे। अभी मैं इस बात को लिख लेता हूं का जो कम से कम एक हेड आएगा। ठीक, 2 की अभी मैं बात छोड़ रहा हूं, कम से कम एक हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप एक चीज देखो कि कम से कम एक हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। आप क्या लिखोगे, सारे इवेंट्स लिखोगे। भाई इवेंट्स कितने पॉसिबल है इसमें, 4 का मतलब हो गया सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस हो गया इसका 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 16। अब 16 घटनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी और एट लीस्ट वन हेड। तो एट लीस्ट वन हेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन 16 घटनाओं में एक घटना छोड़नी पड़ेगी। कौन सी ये घटना छोड़नी पड़ेगी, वही वाली घटना छोड़नी पड़ेगी जिसमें टेल 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 आएगा। ये वाली घटना छोड़नी पड़ेगी। और इस घटना को छोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, आप किस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, आप 1/16वीं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो। क्योंकि 16 में से एक घटना जो है टी 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 वाली, इसको छोड़ना है। लेनी आपको कितनी है, आपको लेनी है टी 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 डैश की, मतलब तीनों चारों में टेल ना है, इस बात को छोड़कर आपको 15 की 15 घटनाएं लेनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15/16। या फिर आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हो कि 15 वो घटनाएं थी, 15/16, या फिर आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, तब भी वही आएगा 15/16, क्योंकि ये दोनों घटनाएं मिलकर आपस में क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो ये तरीका हो गया। अब बात आती है कि क्या आपको ये हमेशा इसी तरह से करना होगा। तो भाई इसी में एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सुना होगा आपने, उसी में एक कॉम्बिनेशन वर्ड होता है, कॉम्बिनेशन, जिसमें हम सी की बात करते हैं। अब यहां से कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसको भी बताएंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस और आसान हो जाएंगे कॉइन के क्वेश्चन। तो इसी के अंदर जो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा उसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद जब आप क्वाइन के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे कॉम्बिनेशन के साथ ही में कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा उसी में, कि लगता कैसे कॉम्बिनेशन। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं कॉम्बिनेशन से करना चाहता वो भी कर सकता था, 16C1 अपॉन जितने इवेंट्स आपको लेने वो टोटल 16 होगा, तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन इस तरह से कहानी नहीं, ये वो इवेंट्स हो जाएंगे टीटीटी वाले, है ना। तो उन चीजों को छोड़कर अब कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो धीरे धीरे अभी हम बात करेंगे, कि आखिर ये सी कैसे लगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस पर ट्रिकें क्या होती हैं, वो सब बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े कि हाँ मुझे वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि मैं अपना बहुत प्रीसियस टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता है। टाटा बाय बाय।